सब लोगों को गुड इवनिंग सब लोगों को गुड इवनिंग। आज हम आपको मिलाते हैं केडी सर से, कमल देव सर से। देखिए, यूपीएससी का जो प्रॉब्लम रहता है वो आखिर प्रॉब्लम हुआ क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट में इसमें अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं और वो चीज़ मिल नहीं पाता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग को, आपको पता है कि हमें इंडिया की सबसे बेस्ट टीम को ले आनी है। अब हम लोग चर्चा इस बात पे करेंगे कि इतने लड़के फॉर्म भरते हैं, इतने लड़के जुनून के साथ आते हैं और वो फेल क्यों कर जाते हैं। कौन कौन सी छोटी गलती है जो बिगिनर लोग, ध्यान से समझिएगा, बिगिनर लोग कहाँ से गलती करते हैं और किस चीज़ को वो सच मान लेते हैं और वो सच होता नहीं है। इसलिए आप लोग को स्टार्टिंग से क्या गलती नहीं करनी है, इस सब पे ध्यान देना है। सब लोगों को गुड इवनिंग। एक के साथ इतना लोग गुड इवनिंग करेंगे लोग तो हम लोग पगला जाएंगे। अब समझिए ध्यान से आप लोग को। तो आपको केडी सर से आप लोग को इस चीज़ों को समझना है। अब आपको इसमें सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां पर हर तरह जितने भी बड़े बड़े अधिकारी मिलेंगे। आप सब लोग को न जाने कितने लोगों को सर ने पढ़ाया। अब मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए। तो अब आप लोगों के बीच आते हैं सर, और छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझिए। पीटी मेंस इंटरव्यू अलग नहीं है, इसे आप अलग अलग करके देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सर से समझिए। और आंसर राइटिंग, सर सबसे बड़ा चीज़ क्या गलती करता है लड़का ना, उसको ना कोई चीज़ का आंसर मिला, टॉपिक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने के साथ उसको लगता है ना कि अब इस पे लिखना चालू करता है, तुरंत लिखना चालू कर देता है। आधा पेज भरा कि नहीं कि उसका पूरा शीशा खत्म हो जाता है। तो पिछले साल में कितना क्वेश्चन आया, किस साल से क्या आया, इसके लिए आपको वेल तैयार रहना है और एनालिसिस करते रहना है। ज्यादा किताब भरिएगा चौपट हो जाइएगा। सर एकदम एकदम जिस लड़के के देखेंगे किताब मार की घर को लाइब्रेरी बना के रख दिया है, ऐसा है कि दुकान खोलने लायक किताब रख दिया, ऐसे से नई चीजें चलती है। तो सर ने पूरी तरह से आपको एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। ओवरव्यू समझिए, जितने बिगिनर लोग हैं उसको ध्यान से समझिए, किसी चीजों को गड़बड़ी नहीं करना है वरना पूरा दिक्कत हो जाएगा। एक एक करके हम समझते हैं, सर से आगे बताते चलते हैं। सर अब आपको जैसे जैसे सर बोलते चलते हैं, आपके पास अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बाकी सर पूरी तरह के जितने पीपीटी वगैरह होंगे इस पे हम लोग इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। जितना चीजें आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी चीजें हैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में लिखने का शौक है, वो चीज तो जाता नहीं है आप लोग का। खैर ये अच्छी चीज है सर, लिख रहे हैं सब तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी तो सर है, पूरी टीम है, इन लोगों के से हाथ ना चढ़ गया लिखते लिखते तब आप कहिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीजें होती है। तो कैसे करना है, आज चूंकि आपका पहले से वादा किए थे, अब इन चीज़ों को करते रहना। आपको इतने वेराइटीज के क्वेश्चन आएंगे, इतने नए नए टाइप के आएंगे। आप शुरुआत तो पहले समझिए कि आपको लड़ना किससे, समझे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग को आंसर राइटिंग में क्या चीज़ों को सुधारना है। सर से हम लोग आपको इस बारे में सर बताएंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले धन्यवाद खान साहब। और शुरुआती दौर में एक हिच तो थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म, आपने देखा होगा मैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का जो मकसद और जो नियति देखी खान सर की, तो लगा कि हम सबको आकर, जब इतनी बेहतरीन टीम इकट्ठी हो रही है, हम आकर सही में एक बदलाव लाएं और एक कोशिश करें कि जो रिजल्ट है पिछले कुछ सालों में, जो ट्रेंड, एक डिक्लाइन ट्रेंड है, एक गिरता हुआ ट्रेंड है हिंदी माध्यम के सफलता का, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकें। 2013 से पहले अगर आप देखेंगे हिंदी माध्यम तो बहुत बराबरी के नेक में था, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच, क्योंकि आज पहली ही क्लास, आप ये मान के चलिए कि खान सर ने सबसे जो एनालिटिकल बात मेरे को दी है, उसे मैं चाहता हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम शुरू कर रहे होंगे, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। और जैसा कि पीछे लिखा है, एन एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सीएसपी माने सिविल सर्विसेज प्री एंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, मैं सारे पक्षों को लेकर चलता हूं। और जितने बच्चे बैठे हैं, जैसा खान सर ने कहा, चूंकि यहां मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मात्रा में आ रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन सर से ये मैं जरूर कहूंगा, बच्चों खूब डाउट लाओ, खूब डाउट रखो। कैसे करें, ये क्यों नहीं होता है, पेपर पढ़ना है, अंग्रेजी बनाम हिंदी का जो द्वैत है, ये सब रखो। मैं जब अपनी इस सेशन को पूरा कर लूं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, शायद उसमें से कोई भी डाउट आपकी
अनुत्तरित रह जाए। डाउट जरूर क्लियर करो। ये जी एक सेकंड सर, देखिए ये सबसे बड़ी चीज होती है जो सर ने बताया कि खूब क्वेश्चन पूछो, लेकिन एक चीज आप लोग को याद रखना चाहिए, उस क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार आप डिस्कशन करके पूछिएगा कि ये क्वेश्चन सर के पास एक स्टैंडर्ड, अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि यहां तक हमें खुद करना चाहिए। एक चीज ये गड़बड़ी है, अगर आप हाथ बैठ, सर का काम है, सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, लेकिन आप एक बार अपने से सोचिए, ज्यादा मेहनत तो आपको करना होगा ना। तो कोशिश ये कीजिए कि जहां अगर शुरुआत में आपसे 10 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन बाद उसको 10 क्वेश्चन को ऐसा करना है कि 6 क्वेश्चन फंसे, फिर 2 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो डाउट रहेंगे ही रहेंगे बाबू, लेकिन कोशिश करना है ना चीजों को अपने से सॉल्व कर, क्योंकि सर लड़के जब अपने से सॉल्व करते हैं ना अन्य चीजों को भी समझते हैं, धीरे धीरे वो एनालिसिस आएगी। वो बात अकल अलग है कि सर आपको बहुत सारी चीजों को बता देंगे, नहीं फंसना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, बाकी सर इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको उनसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। एकदम सही बात है खान साहब। हम लोगों का काम मेंटर का है। कोई भी कोचिंग किसी बच्चे को सेलेक्ट हाथ पकड़कर नहीं करा सकती, मेहनत आपको करनी है। लेकिन हम ये जरूर दावा कर सकते हैं कि जो बेस्ट मेंटरशिप है वो हम आपको दे सकते हैं। 2007 से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर पूरे स्टेट को लिया जाए तो 3000 5000 के आसपास सिविल सर्वेंट हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप बस शुरू कीजिए यात्रा को। आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली चीज प्राइम यह है कि बच्चों आपकी यूपीएससी की तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है ओपन माइंड, खुला दिमाग। आपका मस्तिष्क खुला होना चाहिए, रेस के घोड़े की तरह बंद नहीं होना चाहिए। जितना हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं कि आप पूरे ही खुले दिमाग से आप अपनी पूरी पढ़ाई को लेकर चलें, यही एक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं परिचर्चा शुरू करूं यूपीएससी की, तो आप जानते हैं कि, और यूपीएससी बहुत तरह के एग्जाम लेती है। मैं सिविल सर्विसेज की अगर बात करूं तो आप सब जानते होंगे, ये 3 स्टेजेस का एक टेस्ट लेता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और हालात बच्चों ये है, जब कोचिंग वाले बहुत ज्यादा मटेरियल एक ही तरीके का देने लगते हैं तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो पढ़ाया गया या कोचिंग के नोट्स में वो कुछ दिखता ही नहीं है। तब लगता है ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हमने क्या पढ़ा और यूपीएससी ने क्या पूछा। और इसीलिए कई लड़के कहते हैं सर यूपीएससी का फुल फॉर्म अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है या उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन है क्या। तो याद रखना जिंदगी बर्बाद करने का तरीका नहीं है ये भी जिनकी समय बीत गया वो ऐसा ही, जिन्होंने सही तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं रखा, जिसने प्रोसेस को नहीं जाना, वो जरूर इसको कह सकता है यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द कैरियर। लेकिन ऐसा है नहीं। ये कैरियर को कैसे बेहतर बनाता है आप देखिए। सबसे पहले हम लोग जब इसको देखते हैं तो 3 चरणों का एग्जाम है, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। इसको अगर देखें, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार कहते हैं। याद ये रखना है बच्चों, शुरुआत में ही हमें ये दिमाग से हटा देना है ये तीनों अलग अलग चरण हैं। ये सब इंटीग्रेटेड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही गलती करता है, अलग अलग एग्जैक्टली यही गलती नहीं करता। तो पहले बहुत सारे और खासकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में एक चीज देखी गई कि वो प्री वाले पर बहुत फोकस करता है, रटने पे ज्यादा फोकस करता है। लेकिन हमें ये देखना है ये तीनों कैसे जुड़े हैं। और पहला प्रोसेस, पहला मेरी तरफ से जो आपको ज्ञान लेना है, जो मैं यहां गुरु मंत्र देने आया हूं, वो ये कि देखो ना, बड़ा अजीब सा है। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, इतना बड़ा गोला होता है। मेंस उससे थोड़ा सा छोटा होता है, सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि आप आंसर लिखते हैं। और इंटरव्यू का बोर्ड और सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि जिस बोर्ड में आप गए हैं उसने क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं क्वेश्चन पूछा, क्या पता। आप जानते हैं इंटरव्यू में 5 लोगों का बोर्ड होता है। मैं शुरुआत यहां से करता हूं। सब्जेक्टिव क्यों है? आप गए, बोर्ड पता नहीं किस फ्रीक्वेंसी, किस वेवलेंथ को पकड़ा हुआ है, किस मूड में है, आपके डेफ से उसने क्या निकाला जो आप
फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू का, उसमें से क्या निकाला उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। अब एक ही बोर्ड में आपको कुछ अलग नंबर मिल सकता है, दूसरे में अलग, इसलिए सब्जेक्टिविटी है, हिंदी में से आत्मनिष्ठता कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत सिंपल सी बात कही जाती है, अगर बोर्ड का मूड अच्छा है, एक लाइट सेंस में कहा जाता है कि अगर मूड अच्छा है तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा चलिए आपका नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग बता दीजिए। और कहा जाता है अगर मूड खराब है, इतना सब्जेक्टिविटी, बोलेगा चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो ये एक अंतर है, इसको आपको देखना है, तो इंटरव्यू सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये हर दिन होनी है बच्चों। हम लोगों के साथ लगातार कैसे आप ग्रूम होते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को लाते हैं कि यूपीएससी को लगे यस यही लड़का है जो इस सिविल सर्विसेज का पार्ट बने तो बेहतर कर सकता है। इसकी यात्रा रोज हम लोग सीखेंगे। एक दिन में व्यक्तित्व तो नहीं सुधरता, एक दिन में अचानक कोई आपको बदल नहीं सकता, लेकिन जब जुड़ाव हो रहा है तो हमने अगर आपका हाथ पकड़ा है तो इस तरीके से चलें कि रोज हमारी पर्सनालिटी इस तरीके से हो कि जब बोर्ड के सामने बैठें तो उन्हें ये समझ में आए, उन्हें ये लगे, उन्हें ये महसूस हो कि नहीं, ही इज द राइट कैंडिडेट, ही और सी दोनों लोगों के लिए। अब देखो, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव हो जाता है। अब इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें शुरुआत हमेशा क्या करना चाहिए, मुख्य परीक्षा के हिसाब से करना चाहिए। अगर मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव और जो सिलेबस को हम ध्यान से पढ़ लें तो याद रखना उसी मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, और वही तो प्री में भी है। अगर हम मेंस के हिसाब से ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, ठहराव के साथ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे, तो फिर अपने आप प्री के भी 40-50% हम तैयारी करते रहेंगे। इसलिए इस जुड़ाव को समझिए, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां आए तो आप फिर वही यूपीएससी का फुल फॉर्म जो उस लड़के ने लिखा खान सर को, वैसा हो जाएगा। और अगर मेंस की तैयारी है, वैसा ही इंटरव्यू में आप ग्रूम होते चले जाएंगे। क्वेश्चन तो यही पूछने हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे साइंस टेक हो। अब एक एक करके जरा हम पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे मैंने ये बताया कि मेंस से प्री और इसका जुड़ाव है, इसका मतलब ब्रिज, सेतु ये है। यूपी, बिहार या इवन हम पूरे नॉर्थ बेल्ट, क्या हम इंग्लिश मीडियम को भी लें तो कुछ जो अलग तैयारी करते हैं वो यहां से शुरू करते हैं, जो एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। तो पॉइंट नंबर 1, हमें कॉन्सेप्चुअल लेके चलना है। आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज सुना होगा, कॉन्सेप्ट जाल की तरह होता है और फैक्ट मछली की तरह होता है। अब आपके ऊपर है कि आप मछली पकड़ने के लिए एक एक मछली पकड़ने के लिए कांटा डालें और पूरा दिन निकाल दें, एक मछली पकड़ें, या जाल बना दीजिए और उसमें फैला दीजिए और एक साथ 100 मछली घर लेके आइए। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड द अंडरस्टैंडिंग इज की टू सक्सेस। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास अवधारणा है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी चीजों को, क्योंकि फैक्ट अबंडेंट है, हर इतने सारे फैक्ट हैं, सब कोई अगर रटने की कोशिश करेगा तो कभी पास नहीं कर पाएगा। यहां हमें सोचना है, एलिमिनेशन, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, और इस तरीके से हम उस पीटी के पेपर को बेहतर कर सकते हैं, जो हिंदी माध्यम की एक कमी। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग ना कमेंट को बहुत ज्यादा कर रहे हैं बाबू। देखिए, सर को पहले एक बार समझिए तो आप समझ रहे हैं हम लोग कितना मेहनत से हम लोग कहां से कौन कौन खदान खोज के हीरा निकाल के लाए हम लोग। तो आप लोग एक बार समझिए, आप इतना कमेंट करेंगे ना, इतना कमेंट तो परेशान हो जाएंगे हम लोग भी, और जितना कमेंट करेंगे खामा में उतना लोड्स बढ़ेंगे उस चीजों पे, स्मूथ चलने में दिक्कत आएगा। आप क्या करें, आप एडमिशन ले लिए, आप टेंशन छोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग, सर ने क्या कहा कि अगर आप रटेंगे तो वो मछली पकड़ने वाला वो कांटा हो जाएगा, जिसे हम लोग बंसी बोलते थे गांव में, बंसी। हाँ, वो एक एक मछली पकड़ाएगी। और कंसेप्ट का मतलब हो जाएगा जाल, पूरा तालाब खा लेंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं। अभी सर आपने बोला कि इंटरव्यूअर अगर चाह दिया तो चेकोस्लोवाकिया का तो लिख रहा है कि सर देखिए हमको याद है अरे बाबू देखिए, आपको याद है, सही है, एक बार समझिए। समझ में आ गया कि नहीं? सर को आप बीच बीच में इंटरप्ट एकदम बेहतरीन समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपको ये फील हो जाएगा कि आखिर क्यों इतने लड़कों का रिजल्ट नहीं होता था। जब यूपीएससी में खराबी है सर, लड़के जो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, और नए लड़कों को डरवा देते हैं सब। अरे यार, जो खुद डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछने चल जा रहा है सब, अरे
एक चीज ये भी देखिए, मेंस कभी लिखा नहीं पाया अच्छा से, उस कुछ लड़के इंटरव्यू से छटते हैं, कुछ मेरिट से छटते हैं, तो वो समझ में आता है कि नहीं इलीगल चीजें हैं, इतना वो हो सकता है। अब बढ़िया से इंटरव्यू में नंबर नहीं ला, मतलब मेंस में नंबर अच्छा नहीं आ पा रहा है और नए लड़कों को डरा दे रहा है, तो ऐसे चीजों से भी बचना है, ज्यादा लोगों से नहीं। सर लोग देखिए, इतना अनुभव जो होता है ना, एक कहा जाता है कि नॉलेज अच्छी चीज है, बट एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज होता है, नॉलेज से भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो सर के एक्सपीरियंस को समझिए। अगर सर ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो पीटी अलग पढ़ा देंगे, मेंस अलग, हर जगह हर चीज नहीं लगती है, हर चीजों को अलग अलग, हर दवा के लिए अलग इंजेक्शन आता है। तो एक बार समझिए गहराई से। अभी आपको चीजों को समझने में 1 हफ्ते लग जाएंगे, इस बवंडर को समझने में, और जब आप ये समझ गए तो आपको फील हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है यहाँ पे। अगर हड़बड़ा गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज बाबू लोग कमेंट धीमा करो ना, परेशान हो गए लोग सारे लोग, ठीक है। और देखिए, एप्लीकेशन को बचा के रखना आप ही लोग की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से टूट पड़ोगे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन गूगला हमको मेल करता है, एक तो सिस्टम रखा है, जैसे एप्लीकेशन पे गड़बड़ होगा ना तो मेल करता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। किसी दिन गूगला घुसी आएगा ना, प्ले स्टोर से आकर यहाँ से डिस्टर्ब करके रखा है। तो बाबू लोग, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछिए, जैसे सर जैसे बताएं यहाँ पे, इसमें कुछ पूछिए, और अभी 1 हफ्ता समझिए। सर ने जैसे बताया कि जितने टीम पढ़ाएगी, सर हैं, सर तो इतना कर रहे कि हम संडे के दिन, मतलब इन लोग को, आप लोग के लिए इतना डेडिकेशन है कि संडे के दिन जो लड़के को समस्या आएगी, सर उनको कहते हैं एकदम अलग से बताया जाएगा उन लोग को। तो ऐसा नहीं है कि आप में सबका मेंटल लेवल एक जैसा है, बहुत सारे लड़के होंगे कमजोर होंगे। और सर एक और चीज़ है ना, बहुत सारे लड़के जो पैसे वाले घर के नहीं है ना, उन बेचारों के दिल में इतना डर बैठा दिया है ये पैसे वाले लोगों ने, कि वो अपने आप को ऐसा सोच लिए हैं कि उनको नहीं हो सकता। अब वो नहीं होगा, अब जमाना गया। अब देखिए, जहां पैसा वाला बैठ के पढ़ेगा वहां वो भी पढ़ सकता है जिसके पास पैसे की कमी थी, और सर उसको बेहतरीन ढंग, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। तो समझिए चीजों को, ये मौका मिला है। हम और हमारे साथ के जो लड़के थे सर, वो लोग नहीं आ सकते थे। आप जैसे शिक्षकों से आज से कुछ महीने पहले जब हम नहीं आए थे लोग लॉन्च कर, सर सपना होता था इन लोगों का। तो आप सौभाग्यशाली हैं जो आप घर बैठे सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके का सदुपयोग कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके कमेंट्स की हर चीजों की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एक बार हम लोग को भी तो स्टार्ट होने दीजिए। अरे भर दिया सर कमेंट, एकदम यहाँ से परेशान कर दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से अब हम लोग देखो, अगर ये भी याद रखिए, अभी सर जो बोल के गए कि जो गरीब बच्चे हैं उनको डरा दिया जाता है, ये एक सच है। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, 2010 में वो आया पढ़ने, और उसकी मदर जो हैं वो बस्ती में रहती थी, स्लम में रहती थी, दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, और झुग्गी नंबर, वो कहानी दिल्ली में बड़ी फेमस हुई। मैं केवल 208, झुग्गी नंबर 208 की कहानी। वो लड़का आया मेरे पास सर, और उसने बोला कि सर मुझे पढ़ना है, मैं अभी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पीजी कर रहा हूँ। और वो ऑब्वियसली देखने से ही लग गया था कि गरीब घर का है। उसने कंडीशन बताई, मैंने कहा चलो पढ़ो, शुरुआत करते हैं। वो पहला अटेम्प्ट, लेकिन जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए, उसको बनना था, बदलाव लाना था। सर वो पहले अटेम्प्ट में 21 साल प्लस उम्र थी, वो आईपीएस बना, आज उत्तर प्रदेश में नोएडा में डीसीपी है। हम उन लोगों से मिले। इसलिए ये कमजोरी, जो लोग रोते रहते हैं ना, मैं गरीब हूं, मैं अभाव में हूं, वो शायद अपनी कमजोरी को, अपनी इस चीज को कमजोरी बनाते हैं। मैं कहता हूं अस्त्र बनाओ। अरे तुम जो बदलाव लाओगे, तुम जो अभाव में पले हो, यही तो तुम्हें ताकत दे रही है। तुम्हें बदलाव का एक सेतु, ब्रिज बनना चाहिए, बदलाव लाने का जरिया बनना चाहिए। और ये उदाहरण मैं इन लोगों से मिलवाऊंगा। खान सर ने एक और टास्क दिया है, महीने में मेंटर लाता हूं। पहला मेंटर हो सकता है उसी को लाया जाए। जो मैं बोल रहा हूं वो देखिए, और तुम लोग भी, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जैसी स्थिति में हो, सर भी, मैं भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड है हम लोगों का, लेकिन अगर कर हाँ, ये देखिए, आप अपने में से आइए, तो इस तरीके से इसको ताकत बनाओ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वो बदलाव मैं अपने परिवार में, मैं अपने समाज में, मैं अपने जिले में, देश में लाने की, जिसके पास जुनून होगा, जिसके पास ये मद्दा होगा, वही जो है आगे बढ़ेगा। जी, आज लड़के लोग देखिए,
सर ने जैसे आपको बताया कि कैसे एक छोटी सी घर से, एक झुग्गी से निकल के 21 साल प्लस, 10 बैच के थे वो, 10 बैच के, तो एक अच्छा सर उस समय एक और समस्या थी, ना गूगल उतना एडवांस था, ना यूट्यूब था, तो पढ़ने के लिए ना सर किताबों के लिए भी एक लिमिटेशन थे। आज तो आप लोगों को इतनी सुविधाएं मिल गई है ना, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आपके घर पे। अब हम लोग घर जाके, मतलब पहले विद्यार्थी को पढ़ना आता था, मोबाइल लेके वहीं रह गया। आपको इतनी जब सुविधाएं मिल गई, एक छोटे से घर से हम लोग मिलवाएंगे उनसे, आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे, क्या डिसेंट इंसान। तो आप सर बहुत जल्दी मिलाएंगे ऐसे लोगों से, और आप लोग से रूबरू बात भी करने को मिलेगा। जो लड़के अच्छे रहेंगे पढ़ाई में, उनको उनसे फेस टू फेस भी मिलने का मौका दे दिया जाएगा। लेकिन जो पढ़, देखिए गरीब होना, केवल गरीब है आप कहिएगा ये तब नहीं, पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनती हैं, पढ़ने में कमजोर भी हैं, लेकिन डट के पढ़ने की हिम्मत है, तो हम आपके साथ हैं। केवल पढ़वो नहीं कीजिएगा, गरीबी का बहाना बनेगा तब नहीं यहाँ पे। और हम आप सबसे कहते हैं कि बड़े उम्मीद से लाए हैं हम लोग सर को यहाँ पर, आपसे एक वचन चाहते हैं कि अगले बार हम ऐसा कोई ना कोई उदाहरण आप में से दें। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं आपके पास में, आप सर को आज वचन दीजिए कि नहीं, ऐसा उदाहरण में आप भी बनेंगे। अगली बार आपको ऐसी कहानी सैकड़ों की संख्या में मिलेगी। आज सब लोग एक शपथ लीजिए यहाँ पर कि हमें अब अपनी इतिहास को बनाना है। इतिहास बहुत पढ़े लोग, अब इतिहास को बनाना है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। लेकिन बनाएंगे आप लोग, पूरा प्रयास रहेगा यहाँ पर। सर ऐसे ऐसे लोग हैं सर, 21 साल उम्र ही कितनी होती है, दाढ़ी मूंछ बढ़िया से नहीं आई रहती है, उतना एकदम यंग एज में यहाँ पर वो ना एक जुनून होता है यहाँ पे, वो एक्सपीरियंस आपके ऊपर दिया जाएगा यहाँ पे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो एक बार सर को मौका दीजिए। सब लोग वादा कर रहा है, सब वादा एकदम, सब लोग को शपथ लेना है एकदम यहाँ पे। और एक चीज और सर, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है, एकदम इसको बदल के रख देना है यहाँ पे। कैसे रिजल्ट नहीं होगा? अरे जब माजी ने छीनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया, तो ये यूपीएससी की डेक्ची का मसाला है। बस आपको ठानना है ना, उसके लिए आपको मेहनत करना है। और एक चीज और भी है सर, हिंदी मीडियम वाले से आप गुरुजी लोग बड़ा मतलब बहुत पहुंच से दूर थे, अब ऐसा समस्या नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी, टेक्नोलॉजी का यही फायदा हुआ सर। गांव गांव तक सर हम लोग सोचे नहीं थे कि पहुंच सकते थे। आज से सर कोरोना 4-5 साल पहले हम लोग नहीं सोचे थे कि सर गांव गांव तक लोग पहुंच सकता है पढ़ाई के लिए। ये भारत के बदलाव होगा। आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना पड़ा था, लेकिन अब अशिक्षा से लड़ना पड़ेगा। आप वादा करेंगे कि सर अगली बार एग्जाम्पल आप लोगों में से, इसी बैच में से देंगे यहाँ पर, ठीक है सर? चलिए, अभी हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि मैं खान सर ने बोला है कि एकदम बेसिक एक एक चीज आपको बताई जाए और मैं सारे सब्जेक्ट पे बात करूं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग। और ये भी याद रखिए, यूपीएससी कोई हलवा भी नहीं है। मैं थोड़ा सीरियस नोट पे आता हूं। यूपीएससी अगर करना है तो आपको वो हिम्मत दिखानी होगी, आपको तपस्या करनी होगी, आपको हार्डवर्क करना होगा, और आपको लगातार इसके लिए जलना होगा। जितना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जितने लोग कहते हैं आने के बाद कि सर यूपीएससी क्या कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, उनको बोलो आप गलत बोल रहे हैं। यूपीएससी अभी भारत में जितने एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें इजी नहीं है, लेकिन यह तय है कि यूपीएससी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? आप कहेंगे कि सर आप तो थोड़ा सा गोला दे रहे हैं, आप खुद देखिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। सिंपल होता तो हर आदमी आईएएस बन जाता। बेटा सबसे पहले याद रखना, सिंपल इज नॉट इजी। एक बड़ा अच्छा आपको सोचना चाहिए निबंध कि जो आप सिंपल, सरल है, लेकिन ये इजी नहीं है। इसलिए इजी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि कितने लोगों ने कितना अपना पूरा यौवन लगा दिया, मेहनत भी की, तब भी नहीं हुए। लेकिन सिंपल है, और इसके लिए आपने एक शेर भी सुना होगा कि सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। सिंपल रहना ही दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है बच्चों। आप मान के चलिए, सिंप्लिसिटी, जैसे खान सर इन लोगों ने निसंदेह अपनी बात को लाया और जिस तरह सिंपल बिहेवियर दिखाया, वो भी एक वजह थी कि मैं इस मंच पे आया। यहां पर कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कहते चीजें क्लियर ही ना हो, कौन सी चीज कहां से आ रही है पता ना चले। लेकिन इजी को काटिए, सिंपल इसलिए है कि सिलेबस बहुत क्लियर है। ट्रेंड एनालिसिस पाठ्यक्रम जो है वो स्पष्ट है, यूपीएससी ने दिया है। जो पिछले 10 साल 15 साल का ट्रेंड है जो एग्जाम का, उस ट्रेंड को पकड़िए, और अगर इस तरीके से
आपको आश्चर्य होगा 5-5 साल से पढ़ रहे लोगों को सिलेबस नहीं पता। आप सिलेबस पे बहुत बढ़िया पकड़ रखिए, हर पाठ्यक्रम को पढ़कर उस पे जो थॉट है पैदा करके, कॉन्सेप्ट पैदा करके लिख लीजिए, आंसर दिखिए, टेस्ट दीजिए, और एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 2 बार अगर अपने सिलेबस को लिख डाला है, एक एक टॉपिक पर आंसर लिख डाला है, देखिए ये सिंपल है कि नहीं। तो याद रखिए आज का कोटेशन है, सिंपल इज नॉट इजी, और सिंपलिसिटी ही यूपीएससी को चाहिए। अब इस तरीके से मैं अभी आपको सिलेबस और ट्रेंड दिखाऊंगा, ये आपके लिए है, ये सर आप दे दीजिएगा, ये आपके लिए सर ने बनवाया है कि 3 चरणों में कैसे पेपर है, और एक एक सिलेबस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जब हम यहां ट्रेंड एनालिसिस की ओर आते हैं, देखो जब भी पढ़ाई करो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक की वेटेज क्या है, किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है। अब बेटा सीरियस नोट पे आ जाओ, कॉपी पेन हो तो लेते रहो, ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई किससे है। आप टेस्ट मैच खेलेंगे तो आपका पैटर्न बैटिंग का अलग होगा, वनडे खेलेंगे अलग होगा, 2020 होगा तो अलग होगा। उसी तरह जब इस एग्जाम के लिए आए हैं तो सबसे पहले जानिए तो कि आपको पढ़ना क्या है और ट्रेंड क्या कहता है। अगर हम 17 से 22 तक की ट्रेंड एनालिसिस देखें, ये प्री के लिए है, पहला चरण ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो बेटा मैं केवल लास्ट में आता हूं, पॉलिटी एंड आईआर से देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर में आपको पाना है। और याद रखिए आजकल 92 प्लस पे सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब 46 नंबर पे केवल 46, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। अगर निगेटिव मार्किंग है 1/3 है, 1/3 नंबर कटता है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस दिन आप 50 के आसपास क्वेश्चन सही करते हैं, 100 नंबर पा जाते हैं, आप किसी भी समय 100% सेलेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे। प्री क्वालिफाइंग है, क्या है अब देखो, पॉलिटी और आईआर 17 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब बढ़िया 17% हो गया। हिस्ट्री एंड कल्चर ये 15 से 17 मूव करेगा, 17 क्वेश्चन यहां भी आया। इकोनॉमी 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में करंट अफेयर्स मिसलिनियस, इकोनॉमी का भी करंट ले लें, साइंस टेक का भी ले लें, पॉलिटी का भी ले लें, ये मिला के 19 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि सिलेबस पे आपकी नजर बड़ी धारदार होनी चाहिए कि हमें कितना समय डिवोट करना है, कितना हम करें बेहतर तरीके से कि कम से कम हमारा ये एश्योरेंस हो जाए। आपने हाँ यहां पर यस, यहां हम लोग ऐसा करेंगे, जो प्लान बना है हर टीचर अपने पार्ट का करंट अफेयर लेगा, और स्पेशली हर हफ्ते हम करंट अफेयर के लिए स्पेशल क्लास दिलवाएंगे, आपने जो प्लान बताया था। जी सर को हम डिस्टर्ब कर दे रहे, देखिए आप लोग के लिए हम सर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सर को बार बार डिस्टर्ब करते। एक्चुअली ना सर क्या है ना कि लड़कों के अंदर ना एक डर बना हुआ था, उसको हटाना है। अगर आप देखिए, आपको पता है एक चीज, एक आदमी को ना सांप काट लिया था वो, और जहरीला था, वाकई वो जहरीला था, और ना हॉस्पिटल वहां से मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते, लेकिन सर 3 घंटे का तो टाइमिंग होता है। लेकिन हमें पता था कि अगर इसको पता चल गया ना इसको जहरीला सांप काटा है तो यही हार्ट अटैक हो जाएगा। बड़ी डर रहा था, कांप रहा था डर के मारे, हम कहते ले भैया ये तो यही गया। लेकिन उसको हमको पता, और सांप को काटते देख लिया था। अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते, तुमको कुछ नहीं काटा ये। लेकिन मोहल्ले में ना सब लोग जहाँ था तो हमको लगता है नहीं खान सर है तो मतलब ये तो गलत नहीं बताएंगे। हम गए, हम उसकी हालत देखे, हम कहेंगे तुमको पानी वाला सांप काटा, इसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको लगा नहीं जरूरत है, हम कहे नहीं छोड़ दो, वापस जाओ। उसको ऐसे कर दिया और उसका दिल से डर खत्म हो गया। और जब डर खत्म हो गया ना, हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच गया। हम कहे यार काहे लगवा रहे हो, हमें भरोसा है ना डॉक्टर को कहो नहीं चाहिए, और डॉक्टर अपनी दवा दे रहा है, हम कहे फालतू पैसा जा रहा है, जाओ सर लगवा ही लेते हैं। और अगर बता दिए रहते तो डर जाता वहां पे। ये वही है, समझ जाइए इसको ना, आप डर जाएंगे तो खत्म कहानी हो जाएगी। आप पैटर्न देखिए, इस मेहनत को नहीं समझ पाते हैं आप लोग, इसको तैयार करने वाला चीज। यहाँ पर सर बताएं कि करंट मिसलेनियस रहेगा, तो करंट में क्या हो गया ना सर, अभी जो है आपने एकदम सही बात बोला, जिससे जो रिलेटेड करंट रहेगा वही सर आके आपको डिस्क्राइब करेगा। कुछ करंट हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, कुछ करंट आपके स्पोर्ट्स से रहता है, कुछ ज्योग्राफी से रहता है। तो वो चीजें मिसलेनियस है तो मिसलेनियस की तरह ही रहेगी।
आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी ये सब चीजों को दिमाग में बैठा के चलिए कि कैसे कैसे यहाँ चीजें चल रही हैं, ठीक है। पहले एक बार इसको ट्रेंड समझिए, फिर आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया उदाहरण भी दिया खान साहब ने। एक बहुत मैं स्पष्ट कह दूं कि सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा जो सिलेबस को नहीं जानता और जो ट्रेंड को नहीं जानता। तो शुरुआत हमारी स्ट्रैटेजी की ऐसी होनी चाहिए, ये आपके सामने है। और एक चीज और याद रखना, एक बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी को भी आगे बढ़ना है तो एक टर्म आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है बेटा आपकी स्ट्रेंथ, ताकत, पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस। ओ आर माने अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या है। और थ्रेट माने भय क्या है। आप देख ही रहे हैं, अगर आप यूपीएससी निकाल लेते हैं तो अवसर यह मिलेगा कि पूरे जिले की पॉलिसी बनाने, उसको इंप्लीमेंट करने, पॉलिसी तो सेक्रेटरी लेवल पे जाएंगे तब हिस्सा बनेंगे। भारत सरकार जो भी नीतियां बनाएगी, जो भी कार्यक्रम लाएगी, आपके द्वारा इंप्लीमेंट होगा। सोचिए, जिन समस्याओं को आपने देखा है उसे हल करने का मौका मिल सकता है आईएएस बनकर, वो अवसर है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है अपने समाज की स्थितियों को बदलने का। ये सर्विस वो मौका देती है। भय ये है कि अगर आपने 4 साल 5 साल दिए और सीरियस नहीं दिए तो हो सकता है सेलेक्ट ना हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अच्छी पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। कंपटीशन, और जब अच्छे तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली ये भय जाता रहेगा। स्ट्रेंथ, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, तो ये स्ट्रेंथ है। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है जरूरी नहीं उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो, उसका जो पार्ट साइंस टेक का पार्ट है वो अच्छा हो। तो यहां क्या करना है, यही अप्रोच, यही स्ट्रैटेजी बनानी है। कैसे बनानी है, इसको स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन कीजिए, और वीक जो है, सारी चीज तो नहीं लेकिन कम से कम कोर एरिया जो बहुत जरूरी है वो बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए और इस वीकनेस को स्ट्रेंथ की ओर ले जाइए। तो इस स्वॉट एनालिसिस के तहत आपको आगे बढ़ना है कि इस मन से ये डर हटा दीजिए कि यूपीएससी बहुत ज्यादा जटिल है, टफ है। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को सेलेक्ट होते देखा है जो केवल मेहनत के बल पर, अपनी कंसिस्टेंसी के बल पर सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए जब मैं ये कह रहा हूं पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से, तो अगर आप में वो हिम्मत है, जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, तो आप भी हो सकते हैं। अब देखो, इस बात को मैं जरा ऐसे कहता हूं, अगर मैं आपको एक सूत्र दूं आपके सक्सेस का, इस तैयारी का, मैं कहता हूं 3A। 3A का मतलब है, सबसे पहले आप 3A को कुछ इस तरह से जानिए। पहला ए है आपका एम या एम्बिशन। अब एम और एम्बिशन कोई और नहीं दे सकता। ये लक्ष्य क्या है, जिंदगी में चाहते क्या हो, ये तुम्हें बनना है। तुम्हें ठानना है कि तुम्हें क्या बनना है। पापा के कहने से, मम्मी के कहने से, खान सर के कहने से, कम पैसे के कारण केवल अगर ये बैच ले रहे हो तो थोड़ा बचो। हां, आप बनना चाहते थे, पैसा नहीं था और फिर एक ऐसा मौका मिला है, तब आओ। तो देखो, एम आपका होना चाहिए, क्योंकि फायर बहुत जरूरी है। मैंने अभी हरीश की बात बताई, ऐसे बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास, ऐसे बहुत से लड़के यहां से आईएएस आईपीएस निकले हैं। तो ये आग आपके अंदर होनी चाहिए। ये जब आप शुरुआत करें तो एक लाइन कही जाती है अंग्रेजी में, आई कैन, मैं कर सकता हूं। और हम लोग पढ़ाई ऐसी करें कि 1 साल बाद जब आप रिफाइंड होकर निकलें, 2 साल बाद जब रिफाइंड होकर निकलें, तो आप कहें आई कैन नहीं, आई विल, मैं करूंगा ही। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आई कैन से आई विल, ये लाना है। और जिसके अंदर आ गया ये आ गया कि नहीं, जब ये बन गया है, जब ये बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, यही भावना आपको लानी है। तो ये पूरी यात्रा बेटा, आज के दिन मैं कह रहा हूं, खान सर के सामने कह रहा हूं, कि जिसके अंदर ये भी नहीं है कि आई कैन, मैं कर सकता हूं, वो घर जाए। ये एग्जाम मैंने कहा सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। चलते फिरते हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा, तो दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत समर्पण है, बहुत मेहनत है, क्योंकि जो जितना ज्यादा बड़ा लक्ष्य रखेगा उसका समर्पण भी, उसका बलिदान भी उतना ज्यादा होगा। और इसलिए हमें इन बातों को लेकर चलना है। तो पहली चीज एम। इसी एम में हमें यह भी देखना है, जैसे कलाम साहब जो सबके रोल मॉडल होने चाहिए, उन्होंने कहा था कि एम रियलिस्टिक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, जो प्राप्त किया जा सके। तो सेल्फ असेसमेंट करते रहना। मैं, खान सर, पूरी टीम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन
आपकी सेल्फ एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते चलिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट से खुद पता चलता जाएगा। तो एम आपका होना चाहिए, आज से एकदम जुट जाओ कि बनना है और ऐसा मौका मिला है तो हम इसे एक्चुअलाइज करेंगे। मैं आपको एक बात एश्योर करता हूं, अगर बेहतर तरीके से 1-1.5 साल पढ़ाई कर ली तो ये सरकारी नौकरी और इधर उधर की बातें आप भूल जाएंगे। आप पूरा 1 साल डिवोटेड होकर तैयारी करें, अगले साल अपीयर हो और उसके बाद दुनिया कोई एग्जाम दें, देखिए आपकी काबिलियत क्या होती है। पर मेरी चाहत यही होगी कि आप यूपीएससी ही दें, अधिक से अधिक स्टेट पीसीएस दें। दूसरा ए है, ये इस पे खान सर बहुत बोलते हैं और इनका बोलना भी चाहिए, वो है एटीट्यूड। पहले एम तय कर लिया, अब आता है एटीट्यूड, क्योंकि एक बड़ी फेमस कोटेशन है बेटा, योर एटीट्यूड डिसाइड योर एल्टीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी ऊंचाई तय करता है। जैसे तुम होगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना ऊंचा जाओगे। सब लोग फिल्में देखते हैं, वो पुष्पा में एक डायलॉग था ना, झुकेगा नहीं, उस बात को लेकिन जिंदगी में लाओ, झुकना नहीं है, लेकिन कब, कैसे, और इस तैयारी में एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव हमेशा। क्योंकि जब शुरुआत होती है, 2-3 दिन हम लोग टीचरों से मिलते हैं, कुछ सेलेक्टेड लड़कों से मिलते हैं, खान सर आके मोटिवेशन दे दें, आपको लगेगा नहीं अब तो पढ़ डालना है। 1 महीना 2 महीने बाद फिर एनर्जी लेवल धीरे आती है, फिर गिरने लगता है। इस एटीट्यूड को जो मारने रखा, एक मेरा स्टूडेंट था खान सर, मुश्ताक, सीवान जिले से, उसके पापा लेबरर थे, और वो आया, पढ़ा, और उसने ग्रेजुएशन भी किसी तरह इग्नू से किया था, स्कूल नहीं जा पाया, कॉलेज नहीं जा पाया। आज वो भी आईपीएस बना, और वो बार बार मेरे से, जब भी मैं कहता था मुश्ताक कब तक दोगे, कहता था सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो बन गया है, वो भी यूपी कैडर में आईपीएस है, मोहम्मद मुश्ताक, उससे भी मिलिएगा आप। तो यहां पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इन दोनों के बिना हम या पूरी टीचर टीम, नोट्स, दुनिया का जो भी आपको चीज दे दिया जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो रहा मोटिवेशन के लिए, जो बड़ा जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पहले मन बनाओ और एक बदलाव अपने अंदर लाओ कि करना ही करना है। ये 2 हुआ मोटिवेशन की बात। अब आता है आज का मेन टॉपिक, जिसके लिए मैं आपके सामने हूं, द थर्ड ए। पहला ए था एम आपका होना चाहिए, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये रोने वालों का जमाना ही नहीं है ना। आप जितना लड़ेंगे उतना बढ़ेंगे। अब देखो, तीसरा ए है एक्शन, और इसीलिए पिछला अनुभव मैं लेकर आया हूं। खान सर ने हम लोगों को जो किसी तरह अपने साथ ले आए हैं, कोई शक नहीं है हम लोगों ने उनको रुलाया भी है, परेशान भी किया है, समय भी लगाया है, शायद लेट लतीफ वालों में मैं भी हूं, लेकिन आए हैं तो वो सारी बातें हम आपसे जरूर करेंगे। और यहां पर जब एक्शन की बात आती है, आपका एक्शन क्या है? आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं है, सर राय नहीं है, यहां एक्शन बनते ही एक्टिंग नहीं करनी है। एक्शन का मतलब अब पढ़ाई पे आओ। अब आते हैं सीरियस मोड पे, करना क्या है, और वो है बेटा आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से लेकर चलें, तो एक्शन में स्ट्रैटेजी की जरूरत है। स्ट्रैटेजी में बेटा सबसे पहला पॉइंट है, जैसा सर ने कहा, पहले मैं उन बातों को हटाता हूं। लोगों ने फैला रखा है कि बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, पहले मन से हटाओ। बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पीएचडी करने वाले का भी नहीं हुआ, 5-5, 7-7 साल पढ़ने वाला का नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा? पहले ये सोचने वाला ही हार गया। अरे भाई, तुम हो, हर इंडिविजुअल एक एंटिटी है, तुम अलग व्यक्तित्व हो। तुम केडी सर नहीं हो सकते, खान सर नहीं हो सकते, धर्मेंद्र सर नहीं हो सकते, कोई सर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है आप अपने आप को जानिए। और इसीलिए बहुत बढ़िया लाइन कही है कहीं, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, स्ट्रैटेजी को देखो, अपनी ताकत को समझो, ये भीड़ वो सब हटाओ। तो पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी में बेटा, बहुत सारी आपका पहला कंफ्यूजन होगा कि सर बुक क्या पढ़नी है। सर बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, 5-5, 7 साल लग जाते हैं। भाई जो गलत तरीके से पढ़ेगा, जो मेहनत तो करेगा, लेकिन वो मेहनत आप जानते ही हैं, एक कोल्हू का बैल होता है, और कोल्हू का बैल आप जानते हैं घूमता रहता है, मेहनत करता रहता है, पर एनर्जी क्या निकली वो आप जानते हैं। दूसरा, हमें ये करना है, मैं पहला पॉइंट आता हूं, आप वर्क नहीं करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क ही स्ट्रेटजी का की पॉइंट है। अब स्मार्ट वर्क क्या है? पहला पॉइंट, इस एग्जाम में आश्चर्य होगा आपको, बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है, बहुत मोटी मोटी बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है।
चाहे जिस सेलेक्टेड लोगों से पूछिएगा, चाहे जितने अनुभवी टीचरों से पूछिएगा, याद रखिएगा ये एक ऐसा एग्जाम है जहां एक बुक को अगर आपने, ये फार्मूला देखिए, अगर आपने एक बुक को 3 बार पढ़ा तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और जिस दिन आपने ये रिवर्स कर दिया, बुक उठा ली 3 और पढ़ा एक बार या एक बार भी नहीं, वो फेल होगा। मतलब क्या है? मतलब स्पष्ट है कि बेटा ठहराव के साथ एक ही बुक लीजिए, लेकिन उसको बड़ा डीपली पढ़िए, बार बार पढ़िए, उस पर नोट्स बनाइए। ये तो सक्सेस का फार्मूला है। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली में भी कोचिंग संस्थान या बाकी लोग इतने नोट्स दे रखे हैं, इतना ज्यादा नोट्स दे देते हैं कि उस लड़के के पास पढ़ने और उस पर अपने थॉट डेवलप करने का मौका नहीं मिलता। याद रखना है, मैंने पहले ही कहा था, आपसे हमारी एक ही डिमांड है, खुला दिमाग। आप चीजों को जोड़ते रहिए, जो बताया गया उसके बाद क्या हो सकता है, ऐसा सोचने वाला ज्यादा बेहतर करेगा। तो पहला फार्मूला स्ट्रेटजी में, किताबें कम लीजिए, क्योंकि किताबें कम वास्तव में पढ़नी है। उसके बाद लेकिन उस पर मेहनत कीजिए, और उस पर जब बार बार पढ़ेंगे तो नए आइडियाज, नई चीजें आएंगी, और उस पर आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से बेहतर अच्छा समझा सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर को। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप देखते होंगे, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, चाहे 7 साल से एग्जाम दे रहा प्री ना निकला हो, जब बात करेगा कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, पॉलिटी का अगर एग्जाम्पल लें, राज व्यवस्था का, तो कहेगा सर मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। ये बड़ी पॉपुलर बुक है यूपीएससी प्रिपरेशन की बेटा, एम लक्ष्मीकांत। हम भी अगर आपसे पूछेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे। एक ही बुक पढ़ने वाला एम लक्ष्मीकांत टॉपर भी पढ़ रहा है और पढ़ने वाला का प्री भी नहीं निकल रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि जो टॉपर है उसने पढ़ने का अंदाज दूसरा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो केवल पेज पलट रहा है। वो लक्ष्मीकांत भी ले रहा है, डीडी बसु भी ले रहा है, सुभाष कश्यप भी ले रहा है, शर्मा की बुक भी ले रहा है, इस तरह से, और कोचिंग के नोट्स भी ले रहा है। इसलिए अपना समय, अपनी एनर्जी को बचाइए। तो 1 into 3 इज सक्सेस फार्मूला, और 3 into 1, इसी चीज से बचना है। दिल्ली में कई लोगों ने नोट्स दे दे के इतना अंबार लगा दिया, जिससे एक जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा, क्योंकि सोचने की क्षमता पीछे छोड़ दी। हमारा ही पढ़ो, यही करो, इसी से हो जाएगा, इससे थोड़ा अलग रहना है। तो बहुत बेसिक सी चीज, पहला फार्मूला, जो बुक लेना है, कम बुक लेना है। हम इसको एक पीडीएफ में सर के साथ शेयर करेंगे, जो आपको मिलेगा कौन कौन सी बुक लेनी है, बहुत सीमित बुक लेनी है। दूसरा, सभी बच्चों से, सर ने भी कहा था, मैंने सुना था, एनसीईआरटी की बुक, खासकर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की जरूर से जरूर पढ़ें, जरूर से जरूर पढ़ें। ये एक ऐसा बेस बनाती है जिसके बाद हम जैसे लोगों से जुड़ेंगे, हम जब पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आप सक्सेस की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तीसरा, स्मार्ट मेकिंग का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बेटा इसमें 3 चीजें बना लो, पढ़ना, लिखना, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कहता हूं, आप बोलिए सोचना। बाकी सारे एग्जामिनेशन में हम पढ़ते हैं, अधिक से अधिक लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर रात में सोते समय आप जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप कुछ भी देखिए, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हर जगह आता है कि रशिया यूक्रेन का वार 9 महीने पूरे हो गए लगभग। क्या होगा? अब जो भी आर्टिकल, जो भी सारी चीजें हैं, पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद लेकिन यूपीएससी के तरीके, मैंने बोला ओपन माइंड, यूपीएससी के तरीके सोचिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सोचिए इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इंडिया पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आखिर देखो, इसी तरह से आंसर लिखना है। इंडिया पे प्रभाव निगेटिव तो है ही है, क्या कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ रहा है? और अगर ऐसा है, भारत आगे क्या करे, क्या सजेशन दे सकते हो इस वार के समय भारत को, अपनी इकोनॉमी, अपनी सोसाइटी, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को, और इस युद्ध को रोकने के लिए? तो इस तरीके से आपको सोचना भी है। तो एक ऐसा एग्जाम, मैं आपको एश्योर करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ लिखने की परंपरा डेवलप करनी है। सर ने बहुत बेहतरीन कंटेंट टीम मेरे द्वारा बनवाई है यहां, और उस कंटेंट के द्वारा आपको, आपकी जब आंसर लिखेंगे वो चेक होगा। लेकिन एक चीज, सोचने की क्षमता, कुछ भी पढ़ो तो आंख बंद करके ऐसा लगे कि हैपनिंग हो रही है, विजुअलाइज कर लो। टीचरों की, हमारी और इस हिंदी माध्यम में जो गलती हुई वो ये हुई कि हम पढ़ाकर रटंतु बनाकर चले गए। मैं फिर कह रहा हूं,
रटंतु नहीं सोचंतु बनो। सोचोगे, अगर सोचने लगे, हम लोगों ने फिगर खींच दिया, अगर जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करें, आपने आंख बंद किया और सोचने लगे क्या हो रहा होगा। अब सोचिए, एक मैं ऐसे ही ऑब्सोलीट टर्म लाता हूं कि जब आजादी की लड़ाई संपन्न हुई और एक ऐसा विचार आया और बात चलिए राष्ट्रपिता की अगर करें, तो राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन गांधी ही क्यों? अभी तक जो अगला मंत्र है, चौथा पॉइंट, हम व्हाट, ये इंफॉर्मेशन है, क्या तो जानेंगे ही, लेकिन आगे से हमारे लिए इस एग्जाम में वाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर हम एंशिएंट की बात करें तो अशोक को ही क्यों चुनते हैं? अगर हम मेडिवल की बात करें तो अकबर को महान क्यों कहते हैं? और जैसे ही मॉडर्न में खासकर इंडिपेंडेंस पीरियड आता है तो गांधी ही क्यों महान थे? अगर हम इन बातों पे ये सोचने लगे, अगर हमारे अंदर क्यों और उसके अंदर के लॉजिक डेवलप करने लगे, अगर देखने लगे कि नहीं सोशल आयाम क्या था, इकोनॉमिक आयाम क्या था, पॉलिटिकल आयाम क्या था, इंटरनेशनल जो प्रेशर है या इंटरनेशनल एरना में उनके कैसे चीजें थी, इन सारी बातों को अगर लेकर चलें तो आप देखिए आप दूसरों से, भीड़ से अलग होते जाएंगे और यही सीखना है आपको इस मंच से। तो यहां पर व्हाट जरूरी है, तब तो पढ़ाई करोगे। अब पता ही नहीं गांधी जी कौन थे तो राष्ट्रपिता क्यों बने, कैसे पता चलेगा? पहले व्हाट फिर व्हाई, उनके रोल को समग्रता से देखो। इसलिए राष्ट्रपिता थे क्योंकि आप देखिए चाहे जितने आयाम हमारे थे पॉलिटिकल, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई का एक नया आयाम दिया, साध्य साधन की पवित्रता की बात की, अहिंसा की बात की, उन्होंने राजनीति में जो हमारा नैतिकता थी उसको लाके जोड़ दिया, भारत का आगे कैसे भविष्य होगा, आजादी के बाद कैसा, उस पर विचार रखा। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, जब पढ़ेंगे आप तो यहां पर पता चलेगा कि वाई व्हेन जब डिसाइड हुआ और क्यों सुभाष बाबू ने, आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति गांधी जी को कोई और नहीं, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो उस बात को कैसे हम लिखेंगे उसमें आपको देखना है। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, हम रट के जाते हैं गांधी जी ने ये किया है, वो किया, सविनय अवज्ञा। ये जानते हो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आया कि अगर गांधी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नहीं होते तो हमारी आजादी की उपलब्धियां कैसी होती, या गांधी जी को अगर माइनस कर दिया जाए आंदोलन से तो कैसा भारत होता? अब ये बताओ, ये कोई किताब लिखेगी? इसीलिए जरूरी है मेंटरशिप की। जो गांधी को समझा, गांधी की बातों को समझा, वो बहुत बेहतर लिख सकता है। और इस बात को, जैसे कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये पॉलिटी है, ये इंडिया की समझ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। अब देखिए क्या हो सकता है। रीजनिंग तीन ही बात कहती है। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं आप लोग? एक निशान जोड़ते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, यही तीन स्थिति बनती है। अगर गांधी जी नहीं होते तो आप क्या लिख सकते हैं कि भारत उससे बेहतर होता, पहला ग्रेटर देन होता। अगर आपने ये लिख दिया तो आप सोचिए राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं, आपकी आजादी की लड़ाई, इतिहास की समझ पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इक्वल टू, जैसा, इसका मतलब गांधी नहीं भी होते तो जैसा भारत है वैसा होता, ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर गांधी की फिलॉसफी, गांधी की पॉलिटिक्स, गांधी की भारतीयता की समझ, भारतीय दर्शन की, संस्कृति की समझ, वो सब गलत है। इसका मतलब हमें आंसर में ये दिखाना है कि गांधी की बातों के कारण, गांधी के योगदान के कारण भारत की आजादी की प्रक्रिया थोड़ी अलग रही। गांधी के कारण ही हमें जो आजादी मिली वो बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से, जितना भी मिला, दुनिया में अन्य देशों में देखेंगे वहां लोकतंत्र स्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें इस आंसर में तो रीजनिंग करो, दिमाग लगाओ, हर प्रकार के क्वेश्चन में यही मैं कह रहा हूं, थॉट डेवलप करने हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि गांधी नहीं होते तो भारत आजाद ना होता। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आप याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी नहीं थे, श्रीलंका में गांधी नहीं थे, वो आजाद हुए। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, सब आजाद हो गए। आजादी तो हमें मिलती, लेकिन यह भी सही है कि जिस तरीके से आजादी मिली, जिस तरह से भारत आगे बना, ऑब्वियसली वो थोड़ा अंतर होता। यही चीज आप में पैदा करनी है। ठीक है, तो क्या मैंने कहा आपसे, मैं तीन बातें कह रहा हूं। पहली बात बेटा, बहुत किताबें नहीं पढ़नी है। पहला मंत्र, एक किताब को 3 बार पढ़ो। दूसरा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। तीसरा, पढ़ना, लिखना
और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना। और चौथा, पूरे सिलेबस पर आप पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हर टॉपिक पे अपना स्मार्ट नोट्स बनाइए। कभी हम लोग बात करेंगे स्मार्ट नोट्स क्या होता है, क्योंकि वही किताब एक ही कोचिंग में सब जा रहे हैं, वही किताबें मिल रही हैं, इसके बावजूद कोई फेल हो रहा है, 10% भी नहीं रिजल्ट आ रहा है और बाकी फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सबसे ज्यादा काम यहां करना है। तो इसलिए थर्ड है आपका एक्शन, जिस एक्शन में आपकी इस तैयारी में जो दोस्त हैं वो क्या हो सकते हैं, बुक्स, क्या हो सकते हैं मैगजीन, क्या हो सकते हैं नोट्स, यही तो है, और साथ साथ न्यूज़पेपर। ये चार चीजें ही तो हैं इस तैयारी में, और ये चार चीजें हर जगह अवेलेबल हैं। तो अगर हर जगह उपस्थित हैं, फिर भी कैसे हमें इस चीज को लेकर चलना है, इसी को स्मार्ट हमें बनाना है, इसी को हमें बेहतर बनाना है। इसलिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जितना पढ़ें इतना बेहतरीन पढ़ें कि भीड़ से अलग दिखाई दे, हमारा आंसर आए तो आंसर की क्वालिटी से उसको समझ में आ जाए कि ये जो एस्पिरेंट है वो दूसरों से अलग है। इस एस्पिरेंट में इतना दम है कि आएगा तो चीजों को सोचकर विचार कर बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकता है। क्लियर? तो पहला एम, दूसरा एटीट्यूड और तीसरा एक्शन में ऑब्वियसली आपके पास एक्शन के लिए बुक मिलेगी, मैगजीन मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और न्यूज़पेपर। इन्हीं पर आपको समय देना है और समय देते हुए किस तरह आंसर लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है, ये सारी बातें धीरे धीरे, एक लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक ही दिन में आईएएस नहीं बन जाओगे, पर पहले दिन बेटा आंसर, अगर मैं कुछ भी अभी मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी चलो अगर आ गया है सर तो इस चैलेंज को स्वीकारते हैं। और देखो कोई भी आंसर लिखने में आप किसी तरह के आंसर को अगर देखें, अब देखो कितना प्यारा, देखो यूपीएससी क्यों दूसरे एग्जाम से अलग है। एक क्वेश्चन है बेटा, ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, अभी तुम लोग एबीसी नहीं जान रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं, तब भी देखो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आया है 2022 के मेंस में, जिसका भी इंटरव्यू चलने वाला है। पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। एक्सप्लोर एंड एवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। और 150 शब्दों में लिखना है, पहले तो देख लो 150 शब्द। अब जैसे एक क्वेश्चन आया वर्क फ्रॉम होम, बेटा हर क्वेश्चन आंसर लिखने की एक कला होती है कि तुम देखो उसका की पॉइंट क्या है, एक्चुअली एसेंस क्या यूपीएससी जानना चाहता है वो। अब कई लोग क्या करते हैं, गए देखा वर्क फ्रॉम होम बताने लगे, कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा, उसने पूछा नहीं, कोविड-19 ही डिस्क्राइब करते रह गए कि चाइना से आया, वुहान है, WHO ये कहता है। भैया पूछा कहां है, केवल 150 वर्ड है वर्क फ्रॉम होम। और किस पे, देखो इसमें 3 पॉइंट है, किसके लिए पूछ रहा, वर्क फ्रॉम होम का, पारिवारिक संबंधों पर असर का मूल्यांकन करना है। अब इसमें बहुत इधर उधर की बात नहीं करनी है, हमें ये नहीं बताना कि हम ये थे वो थे। सिंपल सी बात है कि जितना आपको सिंपल तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर दें उतना अच्छा है। कोई भूमिका की जरूरत नहीं होती। सबको पता है कि जब कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की सुविधा मिल गई। अगर बहुत दिल ना करे, जब आंसर राइटिंग, देखो मैं सिखा रहा हूं, सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए कि वर्क फ्रॉम होम का अर्थ क्या है। एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं। जो लोग ऑफिस जाते थे, घर से बाहर, माना जाता है कि प्रोफेशनल वर्क ऑफिस में जाकर, घर से दूर जाकर किया जाता है, लेकिन कोविड-19 बहुत डिस्क्राइब मत कीजिए, कि परिस्थितियों ने विवश किया कि लोगों को घर से ही काम करने दिया जाए, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था और जो सेवाएं हैं वो आगे बढ़ते हैं। पहले अर्थ स्पष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, इसको देना है बेटा मैक्सिमम 30 वर्ड्स। याद रखिएगा 20% से ज्यादा प्रस्तावना या भूमिका लिखी तो आप भटक रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन तो पूछा है पारिवारिक रिश्तों पर असर, तो वर्क फ्रॉम होम 30 सबसे ज्यादा मत डिफाइन कीजिए। अब क्या किया कई लोगों ने, इस बार मेरे कई बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, देखो स्मार्टनेस कैसे आई। कुछ लोगों ने सीधा लिखना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसे 2 भागों में बांटा, सकारात्मक और दूसरी तरफ लिखा नकारात्मक। ऑब्वियसली हर पहलू, हर उसके 2 पहलू हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एक बार और आया कि ग्लोबलाइजेशन का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव।
लोग लिख के चले आए। लेकिन जिसने थोड़ा अपने आंसर को डिफरेंट और नए डायमेंशन दिए उसे ज्यादा मार्क्स आया। खैर, अब खुद बताओ, यहां से लिखना शुरू कर दो पॉइंट वाइज। जितना पॉइंट वाइज और जितने डायमेंशन दोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। और 150 शब्द है, याद रखिए। इसका मतलब 30 शब्द अर्थ में चला गया, और अगर 50-50 दे दिया जाए, सकारात्मक को 50 दे दिया जाए नकारात्मक को, और लास्ट में 20 शब्द कंक्लूजन, हो गया 150। आप देखिए, एक आइडिया देखिए सकारात्मक में। पहले आप देखिए 9 बजे पति या पत्नी दोनों वर्क करते हैं। देखो जेंडर, ये भी ध्यान रखना है यहां पे इस आंसर में, क्योंकि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई पति पत्नी जॉब में है और ऑफिस से बाहर जा रहा है, तो पहले बहुत कम समय मिलता था परिवार में रहने का। मैंने खुद भी देखा है इस बात को कि जब क्या हुआ कि परिवार या पारिवारिक संबंधों में एक चीज तो है, समय एक दूसरे को देने का चलन बढ़ा। पति पत्नी साथ में है, बच्चा है तो बच्चा भी साथ में है, और इस तरह से दूसरा इसी का हुआ कि जो इमोशनल बॉन्डिंग थी, जो इमोशंस थे, वो एक शेयर होने लगे। चाहे बुजुर्ग अगर घर में है तो उसकी सेवा, उस जॉब वाले पति पत्नी घर पे ही है तो उसे समझने का मौका मिला, बच्चे को देखने का मौका मिला। तो जो फैमिली बॉन्डिंग है वहां पर देखा गया कि असर पड़ा। ये सब लोग लिखेंगे। अगला डायमेंशन तुरंत बताओ सकारात्मक में, अगर घर पे है तो इसका मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है, उसे टाइम मैनेजमेंट नए तरीके से सीखने का अवसर मिलेगा। और सबसे बढ़कर जो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी था, जाने में आने में, बाहर गए तो कुछ खर्चा होगा, इस तरह की बातों में जो वेस्टेज था टाइम को लेकर और प्राइस को लेकर, वो भी आप रोके, वो भी देखा गया कि रुका है। तो इस तरह पहले सकारात्मक 3 पॉइंट लिखिए, इस तरीके से 3 सकारात्मक पॉइंट बताइए कि वर्क फ्रॉम होम का क्या फायदा हुआ है, और उसमें खासकर इमोशनल और पारिवारिक रिश्ता पूछा है तो उसी के इर्द गिर्द रखिए। तीसरा, जब लेकिन उसको कम नंबर मिलेगा जो केवल पॉजिटिव लिखा है, नकारात्मक भी रहा। आप जानते होंगे जब पति पत्नी लगातार साथ रहने लगे तो थोड़े दिनों बाद उनमें तू मैं भी हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये WHO और बाकी जितनी सर्वे की रिपोर्ट है वो ये कह रही है, आप कोट कर सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि रिश्तों में देखा गया। आपको एक रिपोर्ट में बताता हूं जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई, जो फैमिली सर्वे पे थी, उसमें यह कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, घरेलू हिंसा बढ़ी है। ये आंकड़े देने हैं, क्योंकि पति पत्नी लगातार एक दूसरे को देखें तो भी आप जानते हैं कि कितना कठिन मामला है। तो एक नकारात्मकता ये हुआ। दूसरी नकारात्मकता ये आई, प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क में बेटा अंतर होना चाहिए। आपने देखा होगा, अब जैसे देखो ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम और खान सर एक कमरे में हैं, अपनी आपसे बातें कर रहे हैं। अभी बाहर से कोई, मान लो इसी रूम में 3-4 लोग काम करें, और समझ लो हम लोग की बीबी, खान सर तो खैर अविवाहित हैं भाई, लेकिन अब पता चले बगल में भी वो खाना बना रही है। अब वो, उसकी भाई अपनी चैलेंजेस हैं, वो बीच में कह सकती है अरे आप क्या खाएंगे, पता चला हमारा टास्क गया, हमारा बॉस सुन रहा है। और ये बहुत हुआ, एकदम रियलिस्टिक बात, प्रैक्टिकल बात, अप्लाइड बात आपको लिखनी है विथ योर डेटा। हाइपोथेसिस वहीं लिखो जहां जरूरत है, जहां पे प्रैक्टिकल हो सकते हो, जो समाज के बीच दिख रहा है, यूपीएससी वही चाहती। इसीलिए मैंने कहा था सिंपल, सिंपल इज नॉट इजी, सिंपल बनो बेटा। तो यहां पर 2 पॉइंट हो गए नकारात्मक, और भी बहुत सारे पॉइंट बताएं, लेकिन पहला दिन है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और कंक्लूजन, कंक्लूजन बड़ा पॉजिटिव अप्रोच से होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम एक आपातकालीन परिस्थिति हो सकती है, सेवा सेक्टर के लिए हो सकती है कि हम ऑनलाइन बैठकर काम करें, लेकिन खेत वाला क्या ऑनलाइन करेगा? क्या जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में लेबरर है वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा? तो आपातकालीन के लिए थोड़ा सा ये सही हो सकता है, मैं टोटलिटी में बता रहा हूं। और इससे हमें कुछ ये भी देखना है कि आने वाले समय में इसे कितना एडॉप्ट करके कितना एफिशिएंट बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच समन्वय का होना जरूरी है। हम वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियों को भी सही करें और प्रोफेशनल ऑन ऑफिस साइट, ऑन लैंड साइट भी जाकर जो काम करें उसको भी सही बनाएं। तो बेसिकली जो रिलेशन है पारिवारिक, वो हर तरह से जो मूल्यांकन है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बैलेंसिंग, संतुलन जरूरी है। बेटा जिसने पूछा था ये क्वेश्चन, क्या आपको आंसर राइटिंग आई? इसी तरह यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। आप क्या करें, जो पूछा टेक्निकल टर्म पहले अर्थ स्पष्ट कर दें। भूमिका 30 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 150 शब्दों को भी मैं एकदम एक्सेल टाइप, मैथमेटिक्स टाइप समझा रहा हूं,
30 शब्द हो गए, बचे 120। 50 शब्द में पॉजिटिव दे दीजिए, ज्यादा मन करे 60 शब्द दे दीजिए, और फिर 50 में या 40 में निगेटिव दे दीजिए। और मूल्यांकन बोला है, इवैल्यूएशन के साथ बोला है, इवैल्यूएशन जरूरी है। आप मूल्यांकन कीजिए कि हाँ उस समय के लिए जरूरी था, और प्लस माइनस देखते हुए एक बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि रिश्ते जो है अगर नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए तो यह बेहतर स्थिति नहीं होगी। मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूं, और आप सबको, चाहे वो पहले दिन कर रहा हो, ये बताओ वर्क फ्रॉम होम घर से काम सब समझते हैं, और आप लोगों ने खुद घर में देखा होगा, ज्यादा दिनों तक घर में रहो ना तो आपस में एक दूसरे की कमियां भी पता चलने लगती हैं। तो ये सारी चीजें आप इसको देखिए, यही आपका आंसर है। इस तरीके से बेटा सोच डेवलप करनी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साथ आओ और कोई भी पार्ट उठाओ। अगर आपने ये अखबारों में था, सब जगह था, लेकिन उसके साथ सोच डेवलप कर ली तो बहुत बेहतर रहेगा। इस तरीके से आंसर राइटिंग, खान सर ने कहा कि एक बच्चे ने पूछा है, मैंने वो भी बताया। अब देखो, जो अगर हम इस तरीके से अपनी अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास किताबें क्लियर है, किताबें बहुत कम रखनी है लेकिन जरूरी जरूर रखनी है, एनसीईआरटी रखनी है, और एक स्ट्रेटजी में आज ही जाकर जो सिलेबस सर प्रोवाइड कराएं, अपने जहां पढ़ रहे हो दीवार पर टेबल के सामने सिलेबस चिपका दो, मेंस का, मुख्य परीक्षा का, आपके पास सामने पाठ्यक्रम हो, रोज नजरें मिलाओ कि ये खत्म हुआ है कि नहीं, और उसके बाद देखो एक तो मुख्य परीक्षा सिलेबस और दूसरा पिछले 10 साल का प्रश्न पत्र, कि हम जो पढ़ रहे हैं, पहले तो देखो पढ़ क्या रहे हैं, फिर देखो जो पढ़ रहे हैं उसका आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है, पता चला यूपीएससी पूछ रहे कुछ और हम बाबा आदम की चीजें पढ़ रहे हैं। तो सामने यूपीएससी का 10 साल का अनसॉल्व प्रश्न पत्र रखो, और जब देखो कोई टॉपिक पढ़ लिया, अगर हम क्वेश्चन लिखने की स्थिति में, आंसर लिखने की स्थिति में आ गए तो तुम सही हो। और दूसरा काम, एक साइड बेटा वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र जिसमें महारत है खान साहब को, और इधर भारत का मानचित्र लगा दो। रोज नजरें लड़ाओ इन 3 चीजों से, और देखो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी लर्निंग्स में क्या बेहतर एनहेंसिंग होती है, वैल्यू एडिशन होता है। ये काम आप सबको करना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली आकर इतने पैसे देने के बावजूद बच्चे टाइम पास कर रहे हैं कुछ, और उनको सिलेबस की असली बात नहीं पता, और पढ़ाने की स्टाइल भी बड़ी अजीब है। आपको आश्चर्य होगा। अब देखो, मैं जरा इस पेपर को पहले खोल के आपसे बात करूं। जो सेकंड पेपर है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, सामाजिक न्याय है, गवर्नेंस है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर है। ये सेकंड पेपर है बेटा, पूरा करंट चीजों से जुड़ा हुआ है। अब कई लोगों ने और उन कोचिंग संस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। पता चला गवर्नेंस पढ़ा दिया, गवर्नेंस पढ़ा दिया, पॉलिटी पढ़ी नहीं। बिना इंडियन पॉलिटी को अच्छे से समझे अगर हम गवर्नेंस पढ़ लेंगे तो समझ लो ना हम इधर के रहे ना उधर के। इसलिए कब कैसे पढ़ना है, किस चीज से जोड़ना है, और ये सारा पेपर जो लोग पिछले, अगर कुछ बच्चे सीरियस होंगे जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे होंगे, मेरी बात को और समझ पा रहे होंगे, और जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि पहले दिन से आपको सही चीज मिल रही है। याद रखना है, ये सारा पेपर बेटा अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतिहास भूगोल पढ़ लिया फर्स्ट पेपर में तो उसको वहीं रखा। अरे बेटा आईआर में उसका इस्तेमाल करो। अगर आपसे पूछता है यूक्रेन और रूस वाला जो बोला, तो अगर आपको पता है कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप और रूस के बीच में है, तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट आता है बफर राज्य का, बफर स्टेट का। जैसे ही मैप खींच दोगे हल्का सा कि ये रहा आपका यूक्रेन, इधर से आपका रोमानिया और हंगरी ये सब शुरू होता है, इधर आपका रशिया है, तो ये बफर स्टेट, 2 बड़े प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच एक राज्य की स्थिति को बफर बोलते हैं, बफर राज्य। एक राज्य जो 2 बड़े प्रतिद्वंदी देशों के बीच होता है, इधर नाटो है, इधर रूस है। अब ये बफर है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा, तो इसका मतलब नाटो रूस की बाउंड्री पे आ गया ना। इसका मतलब रूस की वो शक्ति, वो सुपर पावर रहा यूएसएसआर जब था। ये तो सीधी सी बात है, उसके गाल पे तमाचा था, और इसीलिए वो कहता है कि नाटो मत बनो। तो मैप दिमाग में हो, इसलिए एक एक करके महाद्वीप, ज्योग्राफी और मैप पे तो मैंने खुद देखा है कि बहुत बेहतर प्रयास होता है, बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं आपको, एकदम खेलते खेलते। उस तरीके से आप इन चीजों को सोचिए। मेरा ये कहना है कि बेटा इन चारों पेपरों को अलग मत देखो,
ये चारों पेपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉलिटी की बात की हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बात की पॉलिटी में, अगर आप लाएं तो आपका आंसर किताबों से अलग होता है, उसमें मौलिकता आती है और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे सर का मैं एक बात सुन रहा था, चाहे इस देश में बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं जिन्होंने संप्रभुता की बात की, अलाउद्दीन की बात, बलबन की बात, इन्होंने कहा मैं ही, एक तरह से लुई 14 सुना होगा, फ्रांस वाला, कहता था मैं ही राज्य हूं। अब देखो ये आया तो पॉलिटी कहां से? पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट है संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का। इसका मतलब ये एकल संप्रभुता की जो राज व्यवस्था में बात है वही हिस्ट्री में जाकर कोई लुई 14 कहता है या बलबन कहता है। तो इस तरीके की इस तरह का अगर हम अप्रोच अपने आंसर में लाएंगे तो बेटा हम हमेशा बेहतर करेंगे, भीड़ से अलग होंगे। और ये आपसे यूपीएससी चाहती है। यूपीएससी टफ नहीं है, लेकिन यूपीएससी गार्बेज भी नहीं लेना चाहती। याद रखिए, ये बड़े पहले प्रयास में प्री, इसका नंबर थोड़ी जुड़ता है, इससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। इससे केवल ये होता है कि मान लो 10 लाख लोग, पहले एक बड़ी अच्छी डीप एनालिसिस सुन लो। हम और खान सर जब बात कर रहे थे, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं बेटा यूपीएससी का, और आश्चर्य करोगे बैठेंगे तो 6 लाख, 4 लाख ऐसे ही गायब हो गए। मतलब सोचो कितने नॉन सीरियस लोग हैं, 4 लाख। अब इस 6 लाख में से बेटा जब आप अपीयर होंगे, इसमें याद रखना 50% तो केवल फॉर्म भरते हैं। मतलब पहला ही फिल्ट्रेशन 10 से 3 लाख पे आ गए। ये बहुत ही नॉन सीरियस कैंडिडेट थे। और इन 3 लाख में जो भी सीरियस तरीके से बैठता है, उस भीड़ में से आप मान लीजिए आजकल 1000 सीटें आती हैं, और 1000 सीटें में कॉन्सेप्ट यह है कि लगभग 10 से 12 गुना रिजल्ट आएगा। इसका मतलब 12,000 रिजल्ट आया। सोचो 3 लाख में से 12,000। लेकिन डरना नहीं है, भीड़ देख के जो डरा वो मरा। अरे तुम क्या सीख रहे हो? तुम्हें अगर पेपर दीजिए, मैंने कहा ही था, वही जीतेगा जो कहेगा आई विल, मुझे करना है अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, देश के लिए, एक बदलाव के लिए, वो बनेगा। और इसीलिए इस भीड़ को देखकर हट जाओ। तो प्री के लेवल पर ये प्री केवल स्क्रीनिंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ता। ये केवल उस 3 लाख में से कितने लोगों को देखेगा, तो 12,000 लोगों को लगभग छांट लेता है, काम खत्म इसका। उसके बाद आप मेंस पे आते हैं और यहां से आपका नंबर जुड़ना शुरू होता है। सर बता चुके हैं ऑलरेडी कि 1750 नंबर का पूरा मेंस होता है। पूरा मेंस होता है 250 नंबर का एसए हो गया, 1000 नंबर का जीएस हो गया, 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर हो गया, है ना। अब अगर इसमें कितनी क्वालिटेटिव आंसर है, कितनी डेप्थ एनालिसिस है, कैसे इंफॉर्मेशन को यूज किए हो, कैसे प्रेजेंटेशन दिए हो, इस पे डिपेंड करता है आपका मार्क्स। और आजकल तो 40% प्लस मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जा रहे हो। 40%। सोचो, जो यूपीएससी को नहीं जानता, आप बीए में गए और अपने मम्मी पापा से कहे कि मेरा 45% नंबर आया है, तो घर से निकाल देगा माँ बाप। और यहां देखिए वो 45% टॉपर है। 275 इंटरव्यू है, बाद में देख लीजिए। तो याद रखिए यहां पे हमें कितना नंबर पाना है। हर पेपर की अप्रोच अलग है। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है बेटा। देखने में देखो, फर्स्ट पेपर में क्या है, तो विरासत संस्कृति है, इतिहास है, भूगोल है और समाज है, एक स्टैटिक पार्ट है। पहले पेपर में इतिहास, संस्कृति, भूगोल और समाज, किताब और हर जगह मटेरियल उपस्थित है, यहां पढ़ने, पढ़ाने और लिखने का अंदाज अलग। सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इसे करंट से जोड़ना जरूरी है। थर्ड पेपर देखो पूरा टेक्निकल कर दिया। क्या है इसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। देखो सबका अप्रोच, इसको क्या किया, टेक्निकल बना दिया। सबको एक पैरिटी पे लाना है। इसमें आईआईटी वाला भी होगा, इसमें संस्कृत से पीएचडी वाला भी होगा, इसमें केवल बीए किया हुआ लड़का भी होगा। सबको एक जगह ले आता है, सारी चीजें हैं। और फोर्थ पेपर एथिक्स है, कि आपने जो सुना, आप चूंकि इस समाज में जो सबसे बड़ी कमी रही ब्यूरोक्रेसी में, खासकर कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा की रही, इसीलिए करप्शन के बहुत सारे चार्ज है। इस बार एक लड़का है 18वीं रैंक पे, रवि सिहाग, मेरे स्टूडेंट में वन ऑफ द बेस्ट। उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आईएएस इतने साल से जो सर्विस चल रही है और आप लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद एक बात बताओ, अगर सरकार कार्यक्रम तो अच्छा बनाती है, नीति भी अच्छी है,
फिर भी गरीबी क्यों है, फिर भी गांव पिछड़े हुए क्यों हैं, और उसको क्योंकि उसे दूर करने का, उसे लागू करने का काम आईएएस का है। तो किसी ने कहा, मैंने पूछा कि आईएएस का नाम क्यों ना हम लोग आई एम सॉरी कर दें, क्योंकि आईएएस सर्विसेज ने जितना किया वो बहुत कम किया जितना किया जाना चाहिए था, इसलिए उसे बोलना चाहिए आई एम सॉरी। बहुत बेहतरीन जवाब दिया, आएगा वो भी, या कभी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आईएएस बनकर क्या क्या कर सकते हो और एक प्राउड मोमेंट कैसे आ सकता है, इस तरह की चीजों को देखना है, इन सबको जोड़ना है। उसने बड़ा अच्छा एथिक्स से जोड़कर आंसर दिया था। इसीलिए एथिक्स की चर्चा आपको सभी चीजों को जोड़कर जब बताई जाएगी तो आप बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व उभरेंगे, बहुत बेहतरीन आंसर लिखेंगे। एक पॉइंट मैं बताता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये अपनी जिंदगी से लीजिए, हर व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा, ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा, खान सर अगर आपको कोई अपनी कंपनी में व्यक्ति को चुनना है तो मैं 3 गुण देखूंगा। बेटा ये सब लोग ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी कर्मचारी को, किसी ऑफिसर्स को अपनी कंपनी में चुनना है तो मैं 3 गुण देखूंगा। सबसे पहले देखूंगा उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं, ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि ऊर्जा के साथ साथ उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, है ना। और तीसरा ऑब्वियसली कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब लेकिन कहता है ऊर्जा रही, कौशल रहा, लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं रही तो फिर वो पूरा आदमी मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी। कितना बढ़िया चीज सर, ऊर्जा होगा वो नया करेगा। देखिए सत्यनिष्ठा नहीं होगी, ऊर्जा होगा और कौशल होगा, पता चलेगा आपके बगल में आप ही की कंपनी खोल देगा, लिख देगा एक कंपनी ने इसको हायर किया, वो बेईमान आदमी था, कुछ दिन बाद आपका स्टाफ तोड़ के A+ खोल दिया। इसलिए देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए हमें जरूरी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब बेटा एक ऐसा गुण जो समेकित गुण होता है, जो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, जैसे बाहर से दिखता है वैसा ही आंतरिक सोच का होना, बेहतरीन सोच का होना, ईमानदारी से लेकर जितने, ये सब उसके सबसेट है। मतलब आपकी तार्किक, आपकी न्यायप्रियता, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल, ये सब मिलाकर तब सत्यनिष्ठा आती है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ये सब पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए कह रहा हूं एंजॉय करोगे, अगर मजा लेके पढ़ोगे, रुचि डेवलप करोगे, पढ़ाने वाला आपको अगर ऐसा मिलेगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी 250 नंबर का अकेला पेपर है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट हैं, इनको लेकर हम एक एक करके बढ़ेंगे। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना हम लोग आज पे इतना ही रोके, क्योंकि बातें बहुत हैं। एक दिन और आंसर राइटिंग पे स्पेशल क्लास, खान सर ने जैसा कहा हम लोग करेंगे बात। अभी आप इतनी क्लास के साथ रहिए। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, बेटा ठान लो और जो कहा जाए उस पर लेकर आगे बढ़ते चलो। 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि आप एक दूसरे व्यक्तित्व हैं। इस तैयारी में आपको इतने आयाम मिलेंगे, इतनी चीजें मिलेंगी कि आपको लगने लगेगा कि सही में आपके अंदर कुछ ज्ञान आया है, और फिर एग्जामिनेशन तो उसका एक पार्ट मात्र है। आज इतनी ही बात बच्चों, बाकी कभी कोई भी क्वेश्चन होगा हम खान सर आपके साथ हैं। नमस्कार सर। देखिए लड़के लोग, आप लोग के 2-3 समस्याओं को हम अभी कर देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग का कमेंट इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। कैसे आदमी, आप खुद से सोच के देखिए बाबू, आप अपनी जगह देखो, आप अपना कमेंट खुद पढ़ सकते हो। आप आपके अंदर पता है आग भरा हुआ है, आग को यही चाहिए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लीजिए, कुछ जिम्मेदारी है। आप देखिए होता है क्या सर, लड़के घबरा गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, एक कुछ का तो शोषण, बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो गया, सही गाइडेंस नहीं मिला, तो एक वो भटके हुए हैं। और जो नए हैं सब ना, उनको भरोसा है कि खान सर बताए ना कि कम दौड़ा है ये लोग ये लोग क्या कम दौड़ाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं सर, महल बनाने में टाइम लग ही जाता है, चाहे कैसा भी आप कुछ भी कर दीजिए, जल्दी महल नहीं बनती है। तो कुछ चीज़ों को हम आपको बताएं। जब लड़कों का कहना है एनसीईआरटी के लिए, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनसीईआरटी को भी हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। कुछ लड़के हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में जाना था, वो हिंदी मीडियम में आ गए हैं। एक्चुअली क्या, जब बैच लॉन्च हुआ था तो उस पर कुछ घंटों के लिए ये नहीं लिखा गया था कि हिंदी का है कि इंग्लिश का, तो कन्फ्यूजन। तो वैसे बच्चों के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारा जिम्मेदारी है। जैसे इंग्लिश मीडियम का क्लास स्टार्ट होंगे, वो
तुरंत वो आपको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इंग्लिश में। वो हमारी जिम्मेदारी है, वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ सकते हैं कि हमको हमको अगर यूपीएससी बैच कुछ लड़के करें सर लेट हो गया, सर हमें हमारा बस चल 1 महीना पहले ऑन कर दिए रहते, सच बता रहे हैं, हमें क्या जाता था, ऑन कर देते सर। लेकिन फिर यही ये लोग क्या, बढ़िया टीचर लोग के साथ कुछ समस्याएं हैं, आप समझिए इस चीज को, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वरना आप अभी क्या, हमें आपका साथ की जरूरत है, क्योंकि ना आप सोचिए बार बार हम तो इतना फ्लाइट लिए हैं ना कि सर वो वाले पहचान गए सर, वहीं कहीं नहीं रह जा रहे हैं। ऐसा भी होता है बाबू कि हमको, आप देखे होंगे कि मॉर्निंग का क्लास वहां लिए और इवनिंग में यहाँ, ये हाल हो गया है। तो हम आप लोग के लिए लगे हुए हैं। इंग्लिश हिंदी वालों का बिना बताए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाला को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वैसे हम आपका कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो लोग मुझे जानते होंगे वो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते होंगे जान लें कि मैं बहुत बड़े बड़े ऑफर, बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर नहीं गया, अपने इस पे रहा। इस छोटे भाई जैसे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की और यहाँ आए हैं। जो टीम इन्होंने बताई है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, उनमें मैं बहुतों को जानता हूँ, 90%, एंड उन्होंने परफॉर्म किया है। वो वास्तविक मेंटर हैं, नॉलेज रखते हैं, और हम लोगों ने, वो आप बताइएगा, हर चीज़ में। वैसे मैं, अगर मौका मिला है, सर ने कहा मैं भी बोल दूं, हिस्ट्री में मणिकांत सर है, आप सब जानते होंगे। और मैं जानता हूं कि अगर मैं कहूं कि कुछ लोगों से हिस्ट्री पढ़ना चाहिए तो उनमें से एक नाम है पॉलिटी राजेश मिश्रा हैं, जो भी आपने सुना हो वो जल्दी दूर हो जाएगा। एथिक्स में धर्मेंद्र सर हैं, एथिक्स एक नाम है, फिलॉसफी के एक बहुत बड़े टीचर रहे, बहुत रिजल्ट। ये आप लोग को लड़कों का कहना है ना कि हमको ना जो सिलेक्शन हुए हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के सेलेक्ट लोगों को हम लोग बहुत जल्दी शेड्यूल बनाएंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे, और जो लड़के बढ़िया पढ़ेंगे, जिनको हम लोग पकड़ लेंगे, उससे टेस्ट के हिसाब से अच्छे करें, उन्हें 1 to 1 मिलवा देंगे। हम लोग खुद बुलाएंगे, आप कहीं भी रहिए खुद बुला लेंगे, आपको 1 to 1 मिलवा भी देंगे। हर चीज की उसकी व्यवस्था है, धीरे धीरे हम लोग इनको बताएंगे। एकदम मोटिवेट हो जाते हैं ना, कमेंट में बोलने लगते हैं, पढ़ा नहीं जाता है। एकदम, थोड़ा सा पेशेंस रखो। धर्मेंद्र सोशियोलॉजी वाले धर्मेंद्र हैं, कुछ और ज्योग्राफी इकोनॉमी के कुछ नाम अभी खुलने, क्योंकि वो लोग अभी बाहर हैं, वो सर बताएंगे। और एक चीज और हटा लेना, एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, एक जो टीचरों के बारे में है कि ये शायद खुद सक्सेस के लिए टीचर बने हैं। याद रखिए, मैं सिलेक्टेड हूं, मैंने कई साल असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की नौकरी की, पर मजा नहीं आया, मुझे आपको पढ़ाना निकालना है। इसीलिए जैसा सर ने कहा, अगर 3000 4000 बच्चे हमारे निकल कर कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो इस बात को समझिए। और वो क्षमता इधर बीच कुछ कोविड के बाद ऑनलाइन और कुछ कोचिंग की इमर्जिंग उसके कारण, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जिसको देखा है ऑनलाइन, वो आप समझते हैं कि वही बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा लोग आपसे मिले नहीं हैं। खान सर एक ऐसा मंच लाए हैं, इसको आप कहिए मोती अलग अलग बिखरे हुए थे, उन्होंने माला बना दी, और देखते जाइए, अब आपको पता चलेगा। अभी तो आप कूप मंडूक, कुएं के मेढक समझ रहे थे कि जो वो पढ़ा रहे वही बस है। यहाँ हर आदमी ने बड़ी मेहनत की है, बहुत रिजल्ट है, बड़ी लिगेसी रही है। और हम भी आपके पास अगर आए तो आप में से अगर रिजल्ट निकालें, आपकी कैपेबिलिटी को बेहतर करें, तब लगेगा कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई है, हम लोग उस लायक हैं। ये हमारा भी तो एक तरह से एसिड टेस्ट है, ठीक है। तो सर की टीम बड़ी शानदार है, इसलिए हम लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं, और इनकी मेहनत को आप लोग जरूर एक बेहतर मुकाम दीजिए। सफलता के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए और मेहनत के साथ, टीम के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। सर प्लीज। सर, हम ये आप कह रहे हैं ना कि टीचर के बारे में, हम इसीलिए हम अपने बारे में कुछ नहीं बताते। करो जज, तुमको जो करना है, मंगल से आए कहाँ से आए, हम तो कुछ बता, हमको भी कुछ, अभी क्या मतलब बनता है कहाँ से। अब आधा इंडिया कंफ्यूजन, मतलब जी जी, कास्ट रिलीजन क्या है, क्या कंफ्यूजन में ही रहो। वो वीडियो मैंने भी देखा। हाँ, कंफ्यूजन में ही रहो। हमको भारत को जोड़ना है, सीधी सी बात। आजादी मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह से जीने के लिए थे, गुलाम थे हम लोग। उस समय तो सोने की चिड़िया कहलाते थे, जब हम लोग बैलगाड़ी पे चलते थे तो सोने की चिड़िया थे। आज दुनिया इतनी आगे चल गई, कैसे पीछे हो गए। आप लोग आगे करेंगे, हम लोग नहीं, आप लोग करेंगे, स्पष्ट बताते। हमारा एक सपना था जो हम उसमें निरंतर लगे हुए हैं। कुछ लोग बोलते भी है सर इतना लेट क्यों हो रहा है। अरे जिनको लेट हो रहा है, जो पढ़ने वाले ये आप टेंशन नहीं लीजिए, जो वही है सब जो चिल्ला रहे हैं, सब 4 बार से ढह के आया है सब। हाँ हाँ, ठीक है। अब आपको हम कल से परसों में पूरी टाइम की शेड्यूल दे देंगे। कुछ लड़कों का है कि
हिंदी मीडियम में आ गए हैं उनको इंग्लिश में जाना है, इनकी समस्या दूर कर देंगे। NCERT इसकी समस्या दूर करेंगे। टाइम टेबल, सर टाइम टेबल बता दीजिए। अभी एक कमेंट पढ़ रहे थे कि सर अब बहुत, एक लड़की कमेंट की, सर क्या बोले हम, अब नाम उसके, सर हमें दूसरे के यहाँ काम करने जाना होता है, बर्तन वर्तन वाला, सर ये टाइम मत रखा कीजिए, लाइव नहीं ले पाएंगे। आप समझ सकते हैं, कोई दूसरे के घर में छोटा बच्चा को पालने के लिए मेड का काम कर रही है, खाना बनाने के लिए, कह रही सर ये टाइम मत रखिए। अब मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। हम आप लोग को टाइम टेबल फिक्स कर देंगे। जो ड्यूटी वाले हैं, जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं, वो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ले कभी कभी ऐसा लगता है कि सर अब कहते हैं लोग हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है, वो दूसरे के यहाँ जा रही है महिला काम करने के लिए, वो आके यहाँ 2 लाख नहीं। खैर हम आप लोग को इसको टाइम बहुत जल्दी सेट कर देंगे, 1-2 दिन और। हाँ, सारे लोग, सब लोग से जल्दी मिला। और जिनको आंसर राइटिंग, जिनकी आंसर राइटिंग कमजोर है, उनके लिए हम लोग और अलग से व्यवस्था करेंगे। सर बहुत डट के एकदम आप लोग को मेहनत तो एकदम आराम, अभी तो हम लोग ना पूरा नहीं बता रहे, डर जाओगे आप लोग, लेकिन क्या है ना कि आपसे करवा दिया जाएगा, उसके बाद कहेंगे यही चीज था। देखिए जब हम 10th में रहते हैं ना, मैट्रिक का एग्जाम डर जाते हैं लोग। पहली बार हमारा जब मैट्रिक का एग्जाम था 10th का ना, बुखार हो गया था अभी लगता है यार क्या चीज होता है 10th में। तो आप जब दीवार के इधर रहते हैं तो केवल इधर का हिस्सा दिखता है, दीवार के उधर रहते हैं तो उधर का हिस्सा दिखता है। हम लोग दीवार के ऊपर हैं, हमें उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इसलिए आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब हम आपको 1 से 2 दिन में ये सारी समस्याएं दूर कर देंगे। ये वाले लोग आप कमेंट ना करें, आप लोग के लिए ऑटोमेटिक एक बटन दिया जाएगा, क्लिक करेंगे उधर से उधर आपको भेज दिया जाएगा। बहुत ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। हर लड़का, हर लड़की, सारे लोग को अपना अधिकार मिलेगा पढ़ने का, और केवल पढ़ने का नहीं सर, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। और अब आप लोग से वचन लेके जाते हैं कि आपको ये देश बदलना है, हम सबका सपना पूरा करना। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? फीस कर रहा है सर, फीस कम है। अरे फीस कम है, अरे तुम जब डीएम एसपी के कुर्सी पे बैठोगे लोग, तो उस दिन आप लोग की सैलरी से मिठाई खाएंगे लोग, और वो हम लोग की असली फीस है। समझ में आ गया कि नहीं? ये फीस उस नहीं है, ये तो हम लोग की भी मजबूरी है, टेक्निकलिटीज हैं, ये सब चीजें तो कुछ नहीं, वो हमको चाहिए आपकी सैलरी का मिठाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।